हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान दीप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। ठीक है, और उससे मैंने रिलेटेड आपको थ्योरम करवा दी थी जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पे थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने देख ली होगी वो वीडियो मेरी। अभी हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी बार एग्जाम से पूछे गए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि p q r रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हम लिखते हैं कि यदि बिंदु p q एंड r, p q तथा r क्रमशः समिश्र संख्याओं कॉम्प्लेक्स नंबर से समिश्र संख्याओं z1, z2 एंड z1 प्लस z2। ठीक है, यानी p जो है, ठीक है, वो p का कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, q का z2 और r का z1 प्लस z2 है, को निरूपित करें तो शो करना है हमें OPR के एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें शो क्या करना है, OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी अर्जेंट प्लेन के अंदर ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन के अंदर हम इसको सबसे पहले ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरीके से इसका शेप बनती है। ठीक है, सबसे पहले इसके चलते सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, अर्जेंट प्लेन में इसको ड्रॉ करना है। ये हमारा अर्जेंट प्लेन, ठीक है, और इसके अंदर OPRQ बोल रहा है, तो मैं O इस ऑब्वियस सी बात है इसका मूल बिंदु होगा। ठीक है, P लेगा तो P पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज ड्रॉ करना है तो ये R हो गया और ये Q पॉइंट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो OPRQ एक समांतर चतुर्भुज है, और उसने बोला है कि PRQ के क्रमशः समिश्र संख्या z1 z2 और z1 प्लस z2 को निरूपित करते हो। ठीक है, O का तो ऑब्वियस सी बात है 0,0 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, P की बात करते हैं तो P की समिश्र संख्या उसने बोली है कितनी है, P की z1 है। तो ऑब्वियस ही है कि z1 को हम किससे शो करते हैं, x1 प्लस आयोटा y1 से शो करते हैं। इसी तरीके से Q की समय क्या है हमारे पास, Q की दे रखी है हमें z2। अगर Q की z2 दे रखी है तो z2 कितना हो जाएगा, ये हम जानते हैं x2 प्लस आयोटा y2 होते हैं। फिर हम बात करते हैं r की कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, z1 प्लस z2 है। तो हम बात करते हैं r की, जहाँ पे दे रखा है हमें z1 प्लस z2। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो z1 का होता है x1 प्लस आयोटा y1, z2 का होगा x2 प्लस आयोटा y2। इसमें रियल नंबर एक साइड में रख लेते हैं, और रियल पार्ट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको एक साथ रखते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ रखते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस इन दोनों में से अगर आयोटा कॉमन ले लूं मैं तो यहाँ पे बचेगा y1 प्लस y2। तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, अब देखो p के देखो कोऑर्डिनेट क्या बन सकते हैं इसके हिसाब से। p का जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना x1 प्लस आयोटा y1, यानी xy प्लेन में थे तो हमें इसके कोऑर्डिनेट भी xy में चाहिए थे। तो p के कितने होंगे कोऑर्डिनेट, x1 y1। q के कितने होंगे, x2 y2। r के कितने होंगे यहाँ से x1 प्लस x2 एंड y1 प्लस y2, यानी जो इसका रियल पार्ट है वो तो है x1 प्लस x2 और बाकी इसका इमेजिनरी पार्ट है y1 प्लस y2। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके कोऑर्डिनेट निकल गए। अब हमें बताना है कि क्या जो OPRQ है वो एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इनको ज्वाइन करवा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और ये इनका मध्य बिंदु है, इनके विकर्णों का मध्य बिंदु है। ठीक है, विकर्ण कौन है, OR और PQ। अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके मध्य बिंदु क्या होंगे, समान होंगे, यानी इसका मध्य बिंदु भी समान होगा और इस विकर्ण का मध्य बिंदु भी समान होगा। तो हम दोनों का निकाल के रख लेते हैं। तो हम लिख देंगे PQ, तो हम लिख देंगे PQ का मध्य बिंदु सेंटर पॉइंट है जो, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाता है मध्य बिंदु का, फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2, यही फॉर्मूला होता है। और बाई चांसली हमें जो कोऑर्डिनेट है वो भी यही गिवन है, x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। ये हो गए PQ के। अब हमें निकालने हैं किसके, OR के।
तो हमें लिख देंगे ओ आर का जो मध्य बिंदु है वो कितना आ जाएगा, जो ओ आर का मध्य बिंदु है वो कितना आ जाएगा 0 + x1 + x2। तो 0 + x1 + x2 करोगे तो x1 + x2 ही आना है, ठीक है। और 0 + y1 + y2 करोगे तो भी y1 + y2 ही आना है। दोनों के क्या आ गए, मध्य बिंदु इक्वल आ गए। अगर पी क्यू का मध्य बिंदु बराबर है ओ आर के मध्य बिंदु के, तो इसका मतलब क्या है, ये ओ पी आर क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम अब लिख देंगे अतः ओ पी आर क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। बस ये प्रूव करना है। ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन ले लिया मैंने, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये वैसे काफी बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इजी है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, शो करना होता है कि समांतर चतुर्भुज के लिए हम एक ट्रिक लगा लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु हमेशा सेम पॉइंट पर कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो उनके मध्य बिंदु क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर हम इसको निकाल दिए। बट एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 दे रखा है, आपको Z1 Z2 ही नहीं रखना है, उसको सबसे पहले XY कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, क्योंकि हम XY प्लेन और Z प्लेन में काम कर रहे हैं। तो Z प्लेन में XY होता है, तो XY के अंदर भी हमें जो कोऑर्डिनेट है वो XY में चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर उसने बोला है कि सिद्ध करना है कि अर्जेंट प्लेन में, अर्जेंट प्लेन इस XY प्लेन को ही बोलते हैं, कि अर्जेंट प्लेन में Z1 Z2 और Z3 बिंदुओं को मिलाने वाले Z1 Z2 Z3 बिंदुओं को Z1 Z2 और Z3 तीन पॉइंट्स आपको गिवन है, तो ऊपर इनको मिलाने वाला त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज होता है। मिलाने वाला जो ट्रायंगल है वो एक समबाहु ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसको, ठीक है। और वो कब होता है, उसके लिए हमें केस गिवन है, वो समबाहु त्रिभुज होगा कब, यदि ये केस आपको प्रूव करना है Z1² + Z2² + Z3² इक्वल में Z1 Z2 + Z2 Z3 + Z3 Z1, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। आप ये लेके चल लेंगे कि Z1 Z2 Z3 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उनकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में करते हैं। हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें कोई मूल बिंदु नहीं है क्योंकि Z1 Z2 Z3 तीन पॉइंट्स दे रहे, तो अर्जेंट प्लेन में कहीं ना कहीं पे इस तरीके से ये मिलेगा हमें। तो ये मान लेते हैं हम Z1, ये Z2 एंड ये Z3, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स है, और वो बोल रहा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और तीनों के वो बोल रहा है कि Z1 Z2 Z3 तीन पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स ABC के नाम दे दिए उसने Z1 Z2 एंड Z3। वो बोल रहा है कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो प्रूव करना है दिस। तो अगर अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। हमें पता है कि क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अतः इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर, AB बराबर BC बराबर CA, ठीक है। ये क्या होगी, बराबर होगी। तो इनके लिए अब हमने क्या कर लिया, AB के लिए करना है, तो AB के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। AB की बात हो रही है, तो AB के A का देखो पॉइंट क्या है Z1 है, B का पॉइंट क्या है Z2 है, तो इसको मैं लिख सकते हो AB के लिए Z2 माइनस Z1 भी लिख सकते हो, Z1 माइनस Z2। ऐसा देखा जाए तो AB साइड के लिए Z2 माइनस Z1 लिखा जाता है मोड के अंदर, बट उसको Z1 माइनस Z2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि मोड में है, माइनस कॉमन लेने के बाद पॉजिटिव भी हो जाना है। वैसे तो Z2 माइनस Z1 AB के लिए B माइनस से किया जाता है, ठीक है। बट अगर अपने Z1 माइनस Z2 भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड में लिखा जाता है और मोड में माइनस कॉमन लेकर के वो प्लस हो जाता है। तो ये हो गया Z1 माइनस Z2। फिर BC की बात करते हैं, तो BC के लिए Z2 माइनस Z3, ठीक है। और CA की बात करते हैं तो Z3 माइनस Z1, ये,
ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, सबका क्या कर देते हैं, वर्ग। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ग करने पर अगर हम इसमें स्क्वायर कर दें तीनों में, तो यहाँ पे देखो क्या बनता है, ये बनता है z1 माइनस z2 स्क्वायर प्लस, सॉरी इक्वल का साइन है, इक्वल में मोड के अंदर z2 माइनस z3 का स्क्वायर और इधर z3 माइनस z1 का स्क्वायर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको स्टार्ट के अंदर ये फॉर्मूले सारे करवा चुकी हूँ कि मोड में जो z की स्क्वायर है वो ओपन होता है हमेशा z बार में और मोड बाहर हो जाता है z। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनको हम इसी तरीके से ओपन कर देंगे। यहाँ से मैं लिखूंगी इसको मोड से बाहर हो जाएगा z1 माइनस z2 ब्रैकेट में z1 बार माइनस z2 बार, क्योंकि z बार में करना है ना, तो ये तो एक्स जाएगा, दूसरे वाले पे बार लग जाएगा। इसी तरीके से इसको बाहर कर दो मोड से। ठीक है, तो z2 बार माइनस z3 बार बराबर में, इसके बराबर में ये नीचे लिख रही हूँ मैं कि z3 माइनस z1 और इधर z3 बार माइनस z1 बार। तो ये तीनों चीजें हमें इक्वल में मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये तीन पार्ट बने, तीनों पार्टों का अलग अलग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले 2 पार्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बाय फर्स्ट 2 पार्ट्स। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स को मैं नीचे लिखती हूँ एक बार। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को मैं नीचे लिखती हूँ, तो ये आएगा z1 माइनस z2 z1 बार माइनस z2 बार इक्वल में z2 माइनस z3 एंड z2 बार माइनस z3 बार। तो शुरू वाले जो 2 पार्ट थे उनको मैंने एक साथ लिख लिया और इसी के बराबर में ये चल रहा है। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान रखना, ये यहाँ इसके बराबर में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब हम इसमें से क्या करते हैं कि जो z1 माइनस z2 है, इसमें जो बार वाला पोर्शन है वो एक साइड पर रख लेते हैं। ठीक है, कि जो z1 माइनस z2 है इसके अपॉन में ले आते हैं इसको z2 बार माइनस z3 बार को। ठीक है, ये जो z2 बार माइनस z3 बार पड़ा हुआ था वो चला गया इसके अपॉन में और ये चला जाएगा z2 माइनस z3 के अपॉन में। तो z2 माइनस z3 अपॉन में z1 बार माइनस z2 बार। तो इसको सेट करा मैंने किसी ना किसी तरीके से। इसके अपॉन में तो आ गया ये z2 बार माइनस z3 बार और इसके अपॉन में चला गया ये z1 बार माइनस z2 बार। अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं रेशो वाला फॉर्मूला। ठीक है, इक्वल रेशो का फॉर्मूला देखो किस तरीके से, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आपने पढ़ा होगा कि अगर इसका कोई 1/2 कोई रेशो पढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर अब देखो 1/2 रेशो पढ़ा हुआ तो ये इक्वल में 3/6 के इक्वल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसको मैं कैंसिल कर दूंगी तो वापस से 1/2 ही आना। तो 1/2 बराबर 1/2, तो इसको मैं 3/6 भी लिख दूँ तो क्या फर्क पड़ता है, बराबर ही आना कैंसिल होने के बाद 3/6 लिख सकती हूँ। अब क्रॉस रेशो कहते हैं कि 2 रेशो अगर आपस में इक्वल हैं तो ऊपर वालों को अगर आप ऐड कर देते हो इस तरीके से 3 + 1 4 हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि अगर 2 रेशो आपस में इक्वल है तो उन दोनों को अगर आप ऐसे ऐड कर देते हो, ऊपर दोनों को ऐड करते हो, नीचे दोनों को ऐड कर देते हो, तो जो आपको रेशो मिलता है वो भी इन दोनों की इक्वल ही मिलता है। ऑब्वियसली बात है, देखो 4/8 ये भी 1/2 ही आना है कैंसिल होकर के और ये भी कैंसिल होकर 1/2, तीनों 1/2 1/2 1/2 आए। तो इसका मतलब क्रॉस रेशो ये कहता है, सॉरी इक्वल रेशो ये कहता है कि अगर 2 रेशोस इक्वल है ना आपस में तो उन दोनों को अगर ऊपर से और नीचे से इस तरीके से ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो जो हमें तीसरा रेशो मिलता है वो भी उन दोनों रेशोस के इक्वल में ही मिलता है। तो 4/8 मिला जो कि 1/2 और 3/6 के क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, तो यही रूल जो उसका जो इक्वल रेशो का जो रूल है वो हम इसके अंदर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वल रेशो का रूल था। अब देखो इसके अंदर अब देखा जाए तो ये भी एक रेशो की फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये भी रेशो की फॉर्म में, अनुपात में, ये भी अनुपात में। इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके से है कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, यही मीन है, बीच में इक्वल का साइन है और अनुपात में मतलब दोनों रेशोस इक्वल है। अगर दोनों रेशोस इक्वल है तो मैं अगर क्या कर दूं, ऊपर वाले दोनों को ऐड कर दूं और नीचे दोनों को ऐड कर दूं, तो जो रेशो मेरे को मिलेगा वो भी इक्वल मिलेगा उस रूल से। तो वही बात करने जा रहे हैं हम। तो ऊपर इन दोनों को ऐड कर देते, नीचे इन दोनों को हम ऐड कर देते, तो जो हमें कुछ भी मिलेगा वो इन दोनों रेशोस के इक्वल में ही मिलेगा। तो इक्वल में इन सब ऊपर वाले सबको ऐड कर दूं मैं, तो यहाँ लिख रही हूँ z1 माइनस z2 प्लस z2 माइनस z3। ठीक है, अपॉन में चल रहा है z2 बार माइनस z3 बार प्लस z1 बार, क्योंकि ऐड करना है इसलिए प्लस का साइन है, माइनस z2 बार। ठीक है, ये मिला है। अब देखो इधर से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, माइनस का z2 प्लस का z2 कैंसिल हो गया।
एंड माइनस का Z2 बार और प्लस का Z2 बार ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको एज इट इज लिख देते हैं हम, ठीक है। अभी जो बच गया हमारे पास उसको हम एज इट इज लिख देते हैं Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z2 बार माइनस Z3 बार। अब बीच में से ये पोर्शन एक बार हटा देते हैं हम, लास्ट में जो हमारे पास आया पोर्शन उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। वो मिला है हमारे पास Z1 माइनस Z3 और नीचे बना है Z1 बार माइनस Z3 बार, ये बना है। और इस बीच वाले पोर्शन को एक बार मतलब, क्योंकि दोनों तीनों रेशियोज इक्वल है तो तीनों में से कोई भी दो उठा ले तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हमें तो आंसर निकाला, प्रूफ करना है किसी ना किसी तरीके से, तो हम इससे प्रूफ कर देंगे। तो ये हमें मिल गया Z1 माइनस Z2 ऊपर में Z2 बार माइनस Z3 बार एंड Z1 माइनस Z3 ऊपर में Z1 बार माइनस Z3 बार। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हम इसको देते हैं, ये जो इक्वेशन हमारे पास पहले थी ये। इसके अंदर हमने शुरू वाले दो पार्ट्स पे तो काम कर चुके हैं, अब लास्ट टू पार्ट्स पे काम करते हैं। तो हम लिख देंगे बाय लास्ट टू पार्ट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लिख देंगे बाय लास्ट टू पार्ट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके जो लास्ट पार्ट थे वो दोनों के दोनों हम एज इट इज लिख देते हैं Z2 माइनस Z3 Z2 बार माइनस Z3 बार, Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल में है Z3 माइनस Z1 और Z3 बार माइनस Z1 बार। ये इसके क्या है लास्ट टू पार्ट्स थे। अब इन पे हम थोड़ा काम करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इसको तो ऐसे लिखते हैं, ये जो इधर पड़ा हुआ है Z2 माइनस Z3, ठीक है, इसको भी ऐसे ऐसे लिख देते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये Z1 माइनस Z3 बनेगा, इसमें से भी दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन चेंज कर दो Z1 बार माइनस Z3 बार, ये कर दिया, ठीक है। इसको तो इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड जो इक्वेशन नंबर थर्ड है इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये रहेगा इधर Z1 माइनस Z2 अपॉन में Z2 बार माइनस Z3 बार। मल्टीप्लाई में ये जाएगा क्या है Z2 माइनस Z3 Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल में Z1 माइनस Z3 अपॉन में Z1 बार माइनस Z3 बार। मल्टीप्लाई में ये इक्वल वाला पोर्शन जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड का Z1 माइनस Z3 Z1 बार माइनस Z3 बार, ये लिख दिया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया Z2 बार Z3 बार कैंसिल। तो इधर बचा हमारे पास Z1 माइनस Z2 एंड Z2 माइनस Z3 इक्वल में ये पोर्शन कैंसिल, बार वाला हमारे पास बचा Z1 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3 मतलब इसका होल स्क्वायर, ये बचा। अब हम इसकी होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसकी होल स्क्वायर जब ओपन करते हैं तो ये मिलेगा Z1 Z2 ठीक है माइनस Z1 Z3 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 की स्क्वायर प्लस Z2 Z3 इक्वल में Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 ये मिलेगा। अब हम क्या कर देते हैं, Z1 Z2 Z3 को एक साइड पे लिख लेते हैं, बाकी सारा पोर्शन एक साइड पे ले लेते हैं। तो माइनस का Z2 स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का Z2 स्क्वायर हो जाएगा और वो पोर्शन इधर ले आओ। तो ये Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 माइनस 2 Z1 Z2 इक्वल में Z1 स्क्वायर प्लस माइनस का Z2 उधर जाएगा तो Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ठीक है। और इधर Z1 Z2 में से 2 Z1 Z2 अगर अपने माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो देखो कितना मिलेगा, माइनस का Z1 Z2 मिलता है। तो माइनस का Z1 Z2 माइनस का Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल में Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना था। एक सेकंड, यहाँ माइनस का आएगा ना, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर और माइनस का 2 Z1 Z2 आएगा और माइनस का 2 Z1 Z2 और यहाँ पर माइनस का Z1 Z3 हो जाएगा।
माइनस का 2 Z1 Z2 इधर प्लस का Z1 Z2 और यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, एक सेकेंड। Z1 Z2 Z2 माइनस Z3 एंड Z1 माइनस Z3 की होल स्क्वायर बन रही है, इसका Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस का 2 Z1 Z2, यहाँ पे Z1 Z3 आएगा। यहाँ पे आएगा Z1 Z3 और यहाँ भी Z1 Z3 प्लस का, और अब यहाँ से हमें मिल जाएगा Z1 Z2 2 Z1 Z3 माइनस 1 Z1 Z3 प्लस का Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल के अंदर Z1 की स्क्वायर प्लस Z2 की स्क्वायर प्लस Z3 की स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। तो आज थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसको देख लेना। Z1 माइनस Z3 की होल स्क्वायर बनता है, वहाँ से Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z3 आएगा, मैंने गलती से Z2 लिख दिया था, ठीक है। तो वहाँ से अब इसको माइनस का पोर्शन इधर ले आएंगे, बाकी जो स्क्वायर वाला पोर्शन एक साइड में रख लेंगे, तो वहाँ से इजीली प्रूफ हो जाता है। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर ABC एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये चीज़ प्रूफ होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन और भी शायद आपको मिल जाए, बट ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली करना ही करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रखा है एग्जाम्स में, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ एक और क्वेश्चन में, देखिए ये प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, बिंदुपथ पूछा जाता है। वो बोल रहे हैं कि Z का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, लोकस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोकस। Z का बिंदुपथ ज्ञात करो, इसको लोकस बोला जाता है। कब ज्ञात करना है, जब एम्पलीट्यूड ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, एम्पलीट्यूड के रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 अपॉन में Z प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 3 अगर गिवन हो, तो हमें लोकस निकालना। लोकस निकालने का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपके पास अगर जो भी इक्वेशन मिल रही है, ठीक है, अगर कोई भी अगर इक्वेशन मिल रही है वो अगर लेस में मिल रही है, तो उसका लोकस क्या होगा, सर्किल के अंदर होगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर इक्वल में मिल रही है तो उसका लोकस जो होगा सर्किल के ऊपर होगा, इस तरीके से। अगर ग्रेटर देन में मिल रही है इक्वेशन, तो इसका मतलब उसका जो लोकस क्या होगा, वो सर्किल के बाहर स्थित होगा, तो इस तरीके से। तो ये हमें बताना है कि बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो सर्किल के अंदर है, बाहर है, या सर्किल के ऊपर स्थित है, तो इसी को बोलते हैं लोकस ज्ञात करना। आप इक्वेशन निकाल के छोड़ दोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं मानी जाएगी। इक्वेशन से आपको पता करना है कि वो क्या है, क्या मतलब ऐसा है कि वो उसके अंदर है, बाहर है, या कहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये चीज प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। हमें सॉल्यूशन के अंदर गिवन है एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 अपॉन में Z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 3, और हम जानते हैं ये फॉर्मूला जितने भी लिखवा रही हूँ आपको मैंने पढ़ने के लिए बोले हुए हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन में Z2 इक्वल में होता है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो ये एम्पलीट्यूड ऑफ, ये ऊपर वाले पूरे को Z1 मान लें, नीचे Z2 मान लें, तो इसको मैं ओपन कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं इसको ओपन करके लिखती हूँ एम्पलीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z प्लस 1 इक्वल में पाई बाय 3। अब मैं इस Z को x और y में चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ इसको x प्लस आयोटा y माइनस 1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रियल पार्ट को अलग कर लूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा y माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ x प्लस 1 प्लस आयोटा y इक्वल्स में पाई बाय 3, ठीक है। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। आपने पढ़ा होगा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या होता है आपका, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, ये फॉर्मूला होता है। कोणांक का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको करवाया होगा कोणांक क्या होता है, ठीक है।
z से शो करते हैं, इसको थीटा से भी लिखते हैं, इसको थीटा से भी लिखते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ z है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या कहता है, tan इनवर्स y अपॉन में x, यानी इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। तो इसका ये इमेजिनरी एम्पलीट्यूड ऑफ z ये पूरा है, ठीक है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट y है, रियल पार्ट जो x माइनस 1 है, तो इसको हम चेंज कर दें, तो tan इनवर्स y अपॉन में x माइनस 1 माइनस tan इनवर्स y अपॉन में x प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 3। फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, मतलब y अपॉन में x माइनस 1 डॉट y अपॉन में x प्लस 1 इक्वल में पाई बाई 3। ठीक है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स को हम उधर लेके जाएंगे तो tan पाई बाई 3 बन जाएगा, और इधर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर बनेगा एक्स वाई प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है, और प्लस वाई, यहां से जब हम कर देंगे माइनस का एक्स वाई बनेगा, ये करेंगे एक्स वाई प्लस वाई, और ये माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का वाई, ये, और नीचे बनेगा ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई की स्क्वायर, ये तो कैंसिल, और इक्वल में चल रहा है tan पाई बाई 3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये तो आ जाएगा हमारे पास 2y, यहाँ से हमें मिलेगा 2y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, tan पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं हम, इस पोर्शन को इधर लेके जा रहे हैं, √3 को इसको कौन में ले रहे हैं, तो ये 2/√3y हो जाएगा, इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा हमें। ठीक है, इस इक्वेशन को और अच्छे से लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस का 2√3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पोर्शन किसको रिपीट करता है, एक ये देखो इक्वल में 0 मिल रहा है, इक्वल में 0 मिल रहा है, इसका ये किसको मिल रहा है, तो ये लिखते हैं इक्वेशन जो है, निम्न इक्वेशन एक वृत्त को निरूपित करती है, किसको, एक सर्किल को निरूपित करती है, मतलब इसका बिंदु पद क्या है, सर्किल के ऊपर स्थित है। तो क्लियर हो गया होगा, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड z वाले, तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट जो भी होते हैं, मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज करवा चुकी हूँ। तो ये था क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा z प्लेन के वह क्षेत्र ज्ञात करने हैं आपको। ठीक है, जिसके लिए आपको गिवन है मोड में z माइनस ए अपॉन में z प्लस ए बार। ठीक है, और ये जो है वो लेस देन 1 भी है, ठीक है, इक्वल टू 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है। अभी देखो ये चीज करने का मतलब क्या है उसका, ठीक है, कि जो ये वाला पोर्शन है वो लेस देन 1 में भी है, 3 बार इसको अलग अलग लिखने से बेटर उसने एक ही बार लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन के अंदर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z माइनस ए अपॉन में z प्लस ए बार लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन टू 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक ही चीज के अंदर तीनों साइन काम करने हैं अपन। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बाकी काम वही करना है जो हम करते आ रहे हैं, बट ये साइन को थोड़ा समझना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पे z माइनस ए अपॉन में z प्लस ए बार की स्क्वायर लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन टू 1 की स्क्वायर 1 ही मिलती है हमें। ठीक है, तो अभी हमें करते हैं z बार से इसको ऊपर, तो z माइनस ए अपॉन में z प्लस ए बार। ठीक है, तो यहाँ पे z बार, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा z बार माइनस ए बार अपॉन में z बार प्लस ए बार का बार ए ही मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लेस देन एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन टू 1। अभी जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ब्रैकेट वाला, इसको उठा के उधर ले जाती हूँ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये सेम आ जाएगा, तो z माइनस ए z बार माइनस ए बार, ठीक है, लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन टू दिस कि z प्लस ए बार एंड z बार प्लस ए। अब हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा z बार माइनस z ए बार माइनस ए z बार प्लस ए बार। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन टू z बार प्लस z ए प्लस ए बार z बार प्लस ए बार, ये मिल जाएगा।
ठीक है। अब इस ए बार से तो ए बार कैंसिल हो सकता है, ठीक है। बाकी पोर्शन में से जो कॉमन आ रहा है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब वो वाला पोर्शन है वो उठा के हम इधर ले आते हैं। एक चीज और है इसके अंदर, ए बार से ए बार कैंसिल हो रहा है, जेड बार से जेड बार भी तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब ये माइनस वाले दोनों पोर्शन उठा के हम इधर ले जाते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, साइन नहीं रहेंगे। तो वहाँ क्या कितना हुआ है, ए जेड है प्लस ए बार जेड बार है, माइनस का इधर जाके तो प्लस का जेड ए बार, ये भी प्लस का ए जेड बार, ठीक है। बाकी साइन यही रहेंगे हमारे पास, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। इक्वल एंड ग्रेटर देन, अभी तक कुछ नहीं बचा क्योंकि ये पोर्शन हम उधर ले गए तो जीरो ही बचेगा, तो यहाँ पे जीरो कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से जेड कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए प्लस ए बार। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड बार कॉमन रख दिया हम, तो ये हो गया ए प्लस ए बार लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन टू जीरो, ठीक है। अब ए प्लस ए बार और इसको लिख दिया साथ में जेड प्लस जेड बार ग्रेटर देन इक्वल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि जो z प्लस जेड बार है तो z प्लस जेड बार की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो z प्लस जेड बार होता है वो 2x होता है। इसको ओपन करके देख लेना, x प्लस आइटा y प्लस x माइनस आइटा y, माइनस आइटा y से प्लस आइटा y कैंसिल, 2x ही बचेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 2x होती है और इसकी वैल्यू होती है 2 रियल ऑफ a। 2 रियल ऑफ x जैसे होता है उसी तरीके से 2 रियल ऑफ a होता है, और यहाँ पर ये होती है 2x लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन टू जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसमें सारा पोर्शन तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, 2 भी उधर जाके जीरो, सिर्फ x बचेगा, x इज लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन टू जीरो। अब इस x के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो x जब लेस देन जीरो, x का मान जब जीरो से छोटा है, x का मान जीरो से छोटा किधर होता है, इस तरीके से देखो, ये हमारी x अक्ष है, जीरो से छोटा इधर इस वाले होता है, इस वाले पोर्शन में x से छोटा होता है, मतलब x का छोटा मान जीरो से छोटा इधर होता है, यानी y अक्ष यानी काल्पनिक अक्ष के बाईं ओर। तो जब फर्स्ट केस है जब x लेस देन जीरो होगा तो बिंदु पथ किधर होगा, y अक्ष के बाईं ओर, मतलब जो बाईं अक्ष मतलब y हमारी काल्पनिक अक्ष होती है, तो हम लिख सकते हैं काल्पनिक अक्ष के बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में इधर, ठीक है। और सेकंड केस है जब x बराबर जीरो होगा तो बिंदु पथ जो है उसका वो y अक्ष खुद होगा, y अक्ष स्वयं ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, जब x ग्रेटर देन जीरो हो तो x का मान ग्रेटर देन जीरो कब होता है, इधर, यानी y अक्ष जो भी हमारी y अक्ष है उसके राइट हैंड साइड में, तो y अक्ष के दाईं ओर। हम लिखते हैं कि बिंदु पथ क्या होगा इसका, y अक्ष के दाईं ओर, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर कि x लेस देन जीरो होगा, तीनों केसेस अलग अलग लेंगे। जब x का मान जीरो से छोटा होगा तब y अक्ष मतलब जीरो छोटा मतलब नेगेटिव किधर होता है, y अक्ष के बाईं ओर, ठीक है। x बराबर जीरो को तो x बराबर जीरो वाली लाइन में खुद y अक्ष ही होती है, इस पे x का मान जीरो होता है तो y अक्ष खुद हो जाएगी। फिर x का मान जीरो से बड़ा कब होगा, जब y अक्ष के दाईं ओर उधर की ओर। तो ये तीनों केसेस में हम काम कर चुके हैं और ये सही हो गया। इस तरीके से हम इसका लोकस फाइंड करते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बुक्स में और मिल जाएंगे, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और जितने भी बिंदु पथ थे, आई थिंक बिंदु पथ से रिलेटेड यही दो क्वेश्चन थे जिन पे काम करना था। अभी एक दो क्वेश्चन और है वो आपको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर अपने यहाँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी लोकस वगैरह था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक